आपके पास किस तरीके के लोग आते हैं जो उनको इंग्लिश बोलने में किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही होती है, या लैंग्वेज समझने में उनको इशू आता है, या फिर वो बोल पाने में ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं? क्योंकि अब बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है अगर देखा जाए एज ग्रुप, तो वो शायद हर एज ग्रुप के लोगों को अभी इंग्लिश की ज़रूरत है। और प्रोफेशन वाइज तो ये हमेशा से ही था, आई थिंक हमेशा से ही रहा है। 90% लोग इंग्लिश को समझ पाते होंगे। मेरे भी बहुत सारे ऐसे नोन टू है जो समझ पाते हैं, ठीक है, आपको वो हिंदी में जवाब दे देंगे। लेकिन जब बात इंग्लिश में बात करने की आती है, कॉन्वर्सेशन करने की आती है, तो वो वहाँ पे या तो वो मम रहते हैं या फिर वो वहाँ से स्केप करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो आपका जो इनर फियर है उसने आपको होल्ड किया हुआ है। क्योंकि अगर एक वक्त पे आप माइंड में अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, मतलब कि आपको इंग्लिश तो आती है। अच्छा। तो इंग्लिश तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। है ना। और आई थिंक ये फियर ही है जिसने लोगों को इतना ज़्यादा फील करा दिया कि जब वो बोलने लगते हैं तो वो अटक जाते हैं, या वो अपने ब्रेन में चले जाते हैं, या सोचने लग जाते हैं। सामने वाला जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, हम इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है, वो ट्रांसलेट हो जाता है, और उस टाइम पे मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा इंग्लिश को सीखने में डिफ़िकल्ट बनाता है। तो इसके लिए क्या आपका मैसेज है लोगों के लिए? प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब मीनिंग देख रहे हैं ना, मीनिंग को हम क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग हिंदी में हम ये सर्च करते हैं, हमारी आदत रही है। लेकिन I remember I changed my habit of searching the meanings of all the words. I started learning all the meanings in English. So you should read the definition of the word instead of reading or learning the word meaning in Hindi. In Hindi. आप याद ही हिंदी में कर रहे हो तो आप हिंदी में ही ट्रांसलेट करोगे, लेकिन आपको याद करना या मीनिंग को जानना ही डायरेक्ट इंग्लिश में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। आपने देखा ही होगा हाल फिलहाल में भाषा के ऊपर कितने विवाद हो रहे हैं। उनमें से एक ऐसी लैंग्वेज है जिस पे कोई भी विवाद नहीं हो रहा। ये लैंग्वेज हिंदुस्तान की नहीं भी है, लेकिन फिर भी लोग उसको इस तरीके से यूज़ करते हैं जैसे कि ये उनकी अपनी ही लैंग्वेज हो। लेकिन आज भी बहुत तबका ऐसा है जो इंग्लिश को बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है। लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं, जिनका नाम है रजनी वर्मा, वो आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आप घर बैठे एक अच्छी तरीके से इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, जिनका नाम है रजनी वर्मा। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। साथ ही साथ में तहे दिल से धन्यवाद आपका कीमती समय निकालने के लिए। Thank you so much, sir. It's my honor to be here today on your podcast. And I'm really thrilled and excited to discuss with you about English language. And let's help people to learn English faster and become confident in it. वाओ। तो रजनी जी, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में एक ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दे दें, और आपको किस चीज़ ने इतना प्रेरित किया कि आप लोगों को भी कम्युनिकेशन सिखाने लगी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने लगी? So I think the universe knows my name. My name is Rajni. I'm the favorite kid of the universe, I feel, because I feel that I'm super lucky that I got the path suggested by the universe. So currently I am a full-time YouTuber. I provide sessions to mostly ordinary people who are struggling with this language. तो ज़्यादातर मेरा कंटेंट उससे रिलेटेड रहता है कि वो बिगनर्स लोगों के पास ज़्यादा पहुंच पाए और इंटरमीडिएट लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल पाए कि वो आगे कैसे एडवांस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो अभी मेरा पूरा फोकस उसी पे है, और मैं राजस्थान से हूँ, और इन फ्यूचर इट्स माय एम टू हेल्प वीमेन। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वेयर आई कैन हेल्प पीपल, स्पेशली वीमेन, as I believe in women empowerment. So when it comes to empowering anyone, the language and the communication skill is the first thing that we all have to focus. So अभी मेरा पूरा फोकस कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी और लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेशन करना, उसी तरफ है। आप वैसे भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। साथ ही साथ में अगर मैं ये बात करूं कि ये जो बैरियर है लोगों को इंग्लिश बोलने में, जो आपको लगता है कि लोग फेस कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे लाखों फॉलोअर्स है, आपके सब्सक्राइबर, उन्होंने लाखों सब्सक्राइबर है आपके। एक कॉमन क्वेश्चंस आपके पास ज़रूर आते होंगे, राइट? मैं स्टार्ट करता हूँ कॉमन क्वेश्चन से ही, राइट?
सबसे पहले तो आपके पास किस तरीके के लोग आते हैं जो उनको इंग्लिश बोलने में किस तरीके की प्रॉब्लम आ रही होती है, या लैंग्वेज समझने में उनको इशू आता है, या फिर वो बोल पाने में ज़्यादा सक्षम नहीं होते हैं? So far I have talked to more than 900 people. उनमें से मैंने अभी तक ये देखा है कि हर ग्रुप के लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, चाहे वो स्कूल गोइंग बच्चा है। अभी तो ऐसा हो गया कि स्कूल जा रहे हैं तो बच्चों को भी इंग्लिश सीखनी है अच्छे से, उनके पेरेंट्स को भी क्योंकि उनको पीटीएम्स अटेंड करनी है, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी क्योंकि अब बच्चे इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है अगर देखा जाए एज ग्रुप तो वो शायद हर एज ग्रुप के लोगों को अभी इंग्लिश की ज़रूरत है। और प्रोफेशन वाइज तो ये हमेशा से ही था, आई थिंक हमेशा से ही रहा है, लेकिन अभी इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है, जिस वजह से अगर कम्युनिकेशन में आप वीक हैं और आपका टेक्निकल पार्ट बहुत अच्छा है, फिर भी उस इंसान को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जिसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, राइट। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ इससे कि जो लोग, मुझे पता है कि 90% लोग आपके पास जो आते होंगे वो इंग्लिश को समझ पाते होंगे। हाँ जी, मेरे भी बहुत सारे ऐसे नोन टू है जो समझ पाते हैं, ठीक है, आपको वो हिंदी में जवाब दे देंगे। लेकिन जब बात इंग्लिश में बात करने की आती है, कॉन्वर्सेशन करने की आती है, तो वो वहाँ पे या तो वो मम रहते हैं या फिर वो वहाँ से स्केप करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। बिल्कुल इसी तरीके के लोग आपके पास भी आते होंगे, उनके लिए आपके पास क्या सजेशन है? अच्छा, जो समझ पाते हैं और बोल नहीं पाते हैं ना, ये मेजॉरिटी रहता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल कम इनटू दिस कैटेगरी, जिनको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन जब बोलने लगते हैं, भले ही उनके माइंड में बहुत अच्छी इंग्लिश चल रही होती है। मैंने ये हमेशा देखा है क्योंकि मेरा 1-on-1 सेशन रहता है सबके साथ, तो ये सवाल हमेशा रहता है कि मैं जब अकेले में इंग्लिश बोल रहा हूँ या माइंड में जब इंग्लिश बोल रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाता हूँ, लेकिन जब मेरी किसी से बात करने की टर्न आता है, किसी को अच्छे से इंग्लिश में कुछ बोलना है या मुझसे कोई सडनली कुछ पूछ ले इंग्लिश में, तो मैं अपने ही दिमाग में चला जाता हूँ या सोचने लग जाता हूँ, यहाँ पे फ्लुएंसी नहीं आती, बोल नहीं पाता। ये मोस्टली ऐसा केस रहता है। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम रहती है, बट इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो आपका जो इनर फियर है उसने आपको होल्ड किया हुआ है। क्योंकि अगर एक वक्त पे आप माइंड में अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, मतलब कि आपको इंग्लिश तो आती है। अच्छा। तो इंग्लिश तो प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो वो एक फियर जो बचपन से, मुझे लगता है स्कूल से ये हो जाता है कि इंग्लिश बहुत टफ है। मेरे साथ तो ये केस हुआ था कि स्कूल से मुझे लग रहा था कि मुझे ये बताया गया था कि इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है, बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो उस वजह से मेरे अंदर ये फियर था। और आई थिंक ये फियर ही है जिसने लोगों को ये इतना ज़्यादा फील करा दिया कि जब वो बोलने लगते हैं तो वो अटक जाते हैं या वो अपने ब्रेन में चले जाते हैं या सोचने लग जाते हैं। सो हाउ कैन दे ब्रेक द फियर? फियर के लिए मैं अपने चैनल पे मोस्टली यही बताती हूँ कि जो भी फियर है उसको फेस करो, उससे आप भाग नहीं सकते। जितना भागोगे वो आपके पीछे उतना ही दौड़ा चला आएगा। ये मेरे साथ हुआ है पर्सनली। मुझे याद है जब मैंने 12th का लास्ट एग्ज़ाम दिया था इंग्लिश का, उस दिन मैंने ये सोचा था, ठाना था कि ये आज एग्ज़ाम दे रही हूँ मैं इंग्लिश का और इसके बाद मैं इसको टच नहीं करूँगी। लेकिन इंग्लिश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, है ना। तो सिमिलरली वो किसी का भी पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी आपको अगर करियर में अच्छा करना है तो वो रहेगी, तो आपको फेस करना पड़ेगा फियर। और इसके लिए ये हुआ कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा रेडी कर रहना पड़ेगा, तलाश रखनी पड़ेगी। कहीं से भी अपॉर्चुनिटी आई है वहाँ पे आपको जाना है, बोलना है, चाहे एक सेंटेंस बोलो चाहे मिक्स बोलो। ऐसा होता है ना, हिंदी बोल रहे हो उसके अंदर मिक्स आप वर्ड डाल दो, इंग्लिश जिसे हम बोलते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको वो फेस करना पड़ेगा अपना ही फियर। और अगर डायरेक्टली आप लोगों के सामने नहीं कर सकते, यानी कि आपके सामने लोग आए और आप वहाँ पे बात नहीं कर सकते एकदम से, तो मोस्टली ये बोला गया है कि आप अब खुद से बात करें। स्पेशली मिरर के आगे खड़े होकर जब आप बात करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फियर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जाएगा। चलिए, ये पॉडकास्ट अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जिसको सिमिलर प्रॉब्लम है, अब उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, कोई इन्वायरमेंट भी नहीं है, आपने बोला कि मिरर से बात करें, मिरर से सिर्फ आप अकेले बात कर रहे होते क्योंकि आप ही बात कर रहे हैं, सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम रियल कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो मैं भी बोल रहा होता हूँ और सामने वाला व्यक्ति भी बोल रहा होता है। उसको किस तरीके से ओवरकम करें, मैं चाहता हूँ कि आप उन्होंने सिंप्लीफाई कर दे स्टेप बाय स्टेप, कि अगर आप अकेले हैं घर में, आपके पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई करके हम उसे ब्रेक करके लोगों को समझा सकते हैं। यानी कि जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो वो फियर कैसे खत्म हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही है कि पीपल, एवरीबडी नोज, एवरीबडी अंडरस्टैंड इंग्लिश, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू टॉक टू द पीपल, दे फंबल और दे गो मम, राइट।
तो वो एक फियर तो आपने बता दी कि उसको फेस करना ही पड़ेगा, लेकिन उस फेस करने से पहले कुछ स्टेप्स उन्हें लेने पड़ेंगे। वो कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं? उसमें सबसे पहला जो मैंने आजमाया है, मोस्टली मैं वही बता हाँ पाऊंगी। हाँ बिल्कुल। तो वो ये है कि आपकी सेल्फ टॉक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड सेल्फ टॉक इज़ नॉट लाइक कि व्हेन यू आर मोटिवेटेड विद इन तब आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये आसान है, ये हो जाएगा, ये नो, एवरी सिंगल डे यू हैव टू हैव अ सेल्फ टॉक, अ सेल्फ पॉजिटिव टॉक वेर यू आर इवन शोइंग द ग्रैटिट्यूड वट एवर यू हैव ऑलरेडी, जो भी अभी तक आपने सीखा है, जो भी अभी तक आपको आता है। और फियर इस वजह से भी होता है ना कि लोग मुझे जज करेंगे। हाँ। तो आपको ये माइंडसेट, सेल्फ टॉक से वो माइंडसेट डेवलप करना है कि लोग तो करेंगे, करते ही आए हैं और करते ही रहेंगे, और हर किसी को करते हैं। तो आपको वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए सेल्फ टॉक पहली चीज़ है। दूसरी, जैसे मैंने बताया कि आप मिरर टॉक कर सकते हैं, मिरर के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि वो सिर्फ आप खुद से बात कर रहे हैं, आपके सामने कोई नहीं है, ना आपको कोई सुन रहा है, ना आपको कोई जवाब दे रहा है। लेकिन उसमें ये रहता है कि आप खुद को देख पा रहे हैं, आपकी आंखें आपको देख रही है, आपके ईयर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, दे आर एबल टू लिसन टू यू, लाइक व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग, योर टंग इज इन्वॉल्व्ड। और इसमें ये होता है ना कि आपका 7% वर्ड्स रहते हैं, 38% आपकी टोनैलिटी रहती है, और 55% आपका बॉडी लैंग्वेज रहता है। और अगर वो 55% और 38% पे भी अगर आप कमांड कर सकते हैं मिरर के आगे खड़े होके, तो आपका फियर सबसे ज़्यादा कम कर सकती है। ओके। कॉन्फिडेंस आपको बहुत डेवलप कर सकती है। उसके बाद 7% जो वर्ड्स रहता है वो आपको सामने वाले को सुनना भी है, जवाब भी देना है, वहाँ पे आप फंबल हो जाते हैं। तो आई थिंक एक अच्छे कम्युनिकेटर का एक बहुत अच्छा साइन होता है कि वो बहुत ही गुड अटेंटिव लिसनर्स होते हैं। और उसके लिए हाँ मैं मानती हूँ मिरर के सामने खड़े होंगे तो आप खुद को सुन रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे हमें एक्सपोजर मिला हुआ है वर्चुअली कि बहुत लोग बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप इंग्लिश म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं। आपको लिसनिंग की भी इक्वली प्रैक्टिस करनी होगी। होता क्या है, जब आपको आदत नहीं है, सामने से किसी ने सवाल किया, आपको आदत नहीं है सुनने की, तो आप अपने ब्रेन में चले जाएंगे और आपको पता नहीं लगेगा कि उसका जवाब क्या देना है या उसने क्या पूछा है, आप समझ नहीं पाएंगे। ये मेरे साथ हुआ था जब तक मेरे को लिसनिंग की आदत नहीं थी। देन आई डेवलप द फर्स्ट हैबिट इन मी वॉज लिसनिंग, and the easiest one for a beginner, it's the easiest one. Learning words and doing listening practice are the two practices a beginner can start with. All right, so people should start listening the English podcast, and the way you have mentioned that people should listen English song, right? लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो इंग्लिश लिरिक्स होती है ना, वो समझना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ना, वो तो मुझे लगता है वो इंटरमीडिएट या फिर जो एडवांस इंग्लिश है उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हम यहाँ पे बिगनर्स की बात कर रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से इंग्लिश पॉडकास्ट वाला ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। अच्छा, उसमें राइटिंग का कितना रोल होता है? अगर मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को ये भी मैंने कहते हुए सुना है कि आप जो भी सोच रहे हैं उनको आप लिखिए, ठीक है? तो ये कौन सी प्रैक्टिस है? इससे क्या डेवलप होगा उनके अंदर? राइटिंग बहुत ही अच्छी स्किल है, जो कि मैं भी अभी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत रेयर केस में मैं करती हूँ, जब मुझे कुछ कंटेंट क्रिएट करना होता है। तो राइटिंग आपको क्रिस्प बनाते हैं। इन योर ब्रेन द आइडियाज आर स्कैटर्ड। जब आप सोच रहे हैं तो एक टाइम पे कुछ आ रहा है, एक टाइम पे कुछ आ रहा है, वो बहुत स्कैटर्ड है। और द वे यू टेल दीज आइडियाज टू अदर पीपल is not right, like it is also scattered. You are in your brain, you are thinking, they are here and there. Once you start writing, you get that clarity, you get that you are able to present in a very precise and concise way. That comes from writing, what I have understood so far. Apart from this, writing can help you develop your thinking process, more ideas, because once you are writing, your mind processes simultaneously, right? So you get more clear ideas. And when you are writing, it means your eyes, your hands and your mind are involved. So it goes, those words which you are not able to use while speaking, you are using while writing. So once you are writing, and if you have the habit of writing, like you are writing every single day, so कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप डेली यूज कर रहे हैं राइटिंग में, पर आप स्पीकिंग में नहीं कर पा रहे हैं, राइट? बट देयर वुड बी अ डे जब आप राइटिंग के उस वर्ड को 1000 टाइम्स यूज़ कर चुके होंगे, तो ऑटोमेटिकली वन डे आपको पता भी नहीं चलेगा और उस वर्ड को आप बोलते हुए यूज़ कर जाएंगे। राइट। इसी को कहते हैं आई गेस कि वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, और इट विल ऑटोमेटिकली कम्स आउट ऑफ योर माउथ
है ना? Yes. वो वर्ड बैंक जो आपके माइंड के अंदर बनता है है। और वो फिर अपने आप निकलते रह चला जाएगा उसी को बोलते हैं ना कि when you start speaking English naturally, नेचुरली, you राइट. don't need to pressurize your mind to think of the words You do and not need to content. frame sentence in your mind in your Exactly. native language and then you need to translate that into the English, right? Yeah. ये बड़ी प्रॉब्लम है. मतलब मैंने सुना है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में मत सोचो, उसको ट्रांसलेट मत करो, उसके बाद फिर वो ना बोलो. यार हम ना इसी तरीके से वायर्ड है क्योंकि हमने जीवन भर अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात किया है, राइट? और उसमें कंफर्टेबल भी है. जैसे ही जब बात आती है कम्युनिकेशन स्किल की या फिर इंग्लिश की बात आती है, सामने वाला जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है या फिर हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, हम इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि वो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाता है, वो ट्रांसलेट हो जाता है. और उस टाइम पे मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा इंग्लिश को सीखने में डिफ़िकल्ट बनाता है. तो इसके लिए क्या आपका मैसेज है लोगों के लिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आई थिंक फॉर बिगिनर्स. और ये मैं मेरे चैनल पे बिल्कुल प्रमोट नहीं करती हूँ. मतलब ट्रांसलेशन इज लाइक नो, नॉट एट ऑल. यू हैव द एबिलिटी टू, यू शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लासेस. दैट्स व्हाट आई ऑलवेज कीप. इट्स नॉट लाइक कि मैं पढ़ाना नहीं चाहती उन लोगों को जो हिंदी में सीखना चाह रहे हैं या फिर जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं. द प्रॉब्लम इज़ कि इंग्लिश सीखने में डिफ़िकल्टी नहीं आती, इंग्लिश बोलने में डिफ़िकल्टी आती है. मैं चाहती हूँ कि उनकी आदत बदल जाए. ये आदत बन चुकी है. लेकिन वो आदत बदलने के लिए करना क्या है? मतलब प्रॉब्लम यही है Exactly. कि उनको क्या करना चाहिए इसको. सो वो जब सुनते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो उनका ये हैबिट बन चुकी है और हैबिट एक दिन में ब्रेक नहीं होती है. फिर वहाँ पे ये आ जाता है कि वो प्रैक्टिस कितने दिन तक कर रहे हैं. एक दिन में ब्रेक नहीं होती है तो उनको प्रॉपर एक रोड मैप बनाना होगा. यानी कि डेली के उनको 5 वर्ड्स याद करने हैं या फिर प्रैक्टिस करने हैं और उन 5 वर्ड्स को लेकर के उनको डायरेक्ट इंग्लिश में सेंटेंस बनाने हैं. और डायरेक्ट बनाने के बाद उनको सेम प्रैक्टिस लाइक स्पीकिंग विद देमसेल्व्स और स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा और मिरर, दे हैव टू प्रैक्टिस ऑल दोज 5 सेंटेंसेस अगेन एंड अगेन. अभी तो मैं कहूँगी कि एक वो है हमारे पास एक्सपोजर ऑफ AIs. तो जो चैट GPT का यूज़ कुछ लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं. यानी कि अगर उन्होंने कुछ एक वर्ड या कोई एक एक्सप्रेशन देखा है, उसका नहीं पता है मीनिंग इंग्लिश हिंदी में उनको नहीं पता है, तो वो उनको नहीं देखना चाहिए. डायरेक्ट गो टू चैट GPT, आस्क एंड फाइंड द डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग द सेम थिंग. जब वो सिंपल इंग्लिश में आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. प्रॉब्लम क्या होता है कि हम जब मीनिंग देख रहे हैं ना, मीनिंग को हम क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग हिंदी में हम ये सर्च करते हैं, हमारी आदत रही है. लेकिन I remember I changed my habit of searching the meanings of all the words. I started learning all the meanings in English. The definition मिल जाएगी आपको पूरी word, है ना? So you should read the definition of the word instead of reading or learning the word meaning in Hindi. In Hindi. आप याद ही हिंदी में कर रहे हो तो आप हिंदी में ही ट्रांसलेट करोगे, लेकिन आपको याद करना या मीनिंग को जानना ही डायरेक्ट इंग्लिश में है. तो धीरे धीरे डेवलप होगी, बट अगेन इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मुझे लगता है कि कोई भी लैंग्वेज सीखना एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए. जैसे कि हमने हिंदी सीखी, बहुत ही नेचुरल प्रोसेस. हमारे घर में, हमारे आसपास में लोग हिंदी में बात करते थे, हम सीख गए. और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आई एम नॉट गुड एट ग्रामर इन हिंदी. मेरी हिंदी ग्रामर मुझे नहीं पता अच्छी है या ख़राब है, लेकिन मैं बोल पाता हूँ. बिल्कुल. लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो लोग ना पहले ग्रामर सीखने चले जाते हैं, ठीक है, और वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स है इंग्लिश के ग्रामर में जो ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा तो वो इनकरेक्ट होगा, लेकिन लोग बोलते हैं उसको तो बिल्कुल कहीं पे नोटिस नहीं होता. तो ग्रामर के अंदर जो लोग घुस रहे हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? और अगर सीखना चाहिए तो किस तरीके से सीखना चाहिए कि वो कन्फ्यूज़ ना हो, उनकी वो हेल्प हो जाए इंग्लिश स्पीकिंग में? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो ये कहूँगी सीखना तो चाहिए, सीखना तो पड़ेगा. लेकिन जैसे आपने बताया कि हिंदी हमने बहुत नेचुरली सीखी, अब इंग्लिश का नेचुरल एनवायरनमेंट तो हमारे पास है भी नहीं, तो हम सीख नहीं पाएंगे. लेकिन ये डिफरेंस हमें जानना पड़ेगा या ध्यान में रखना पड़ेगा कि बोलने वाले इंग्लिश और रिटन इंग्लिश जो एकेडमिक इंग्लिश है उसमें डिफरेंस है. हिंदी में भी तो है. आज आप क्यों कह रहे हैं कि मुझे हिंदी ग्रामर नहीं पता होगी? शायद, और लिखते हुए शायद हम मिस्टेक करेंगे, क्योंकि हम हिंदी के ग्रामर और बोलने वाली हिंदी दोनों में डिफरेंस है. ये हमें पता है. सिमिलरली इंग्लिश में भी जो स्पोकन इंग्लिश है और जो रिटन इंग्लिश है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस रहता है. तो जब ये चीज़ आपको पता है, उसके बाद ये आता है कि आपको ग्रामर सीखनी चाहिए, तो हाँ बिल्कुल आपको सीखनी ही पड़ेगी. उसके बिना आपकी, क्योंकि ये ना तो मदर टंग है ना फर्स्ट लैंग्वेज है, इट्स योर सेकंड लैंग्वेज, सो यू हैव टू. बट एज यू मेंशन दैट some people say that you don't need to learn grammar at all. Their meaning is different. They are not telling you the exact meaning. Meaning is that learn grammar
but find your own way. ओके, It's not like do not learn grammar. Without grammar you cannot speak. राइट। बट आपका मेथड, आपका वे डिफरेंट हो सकता है। तो जब आता है कि सीखें कैसे, अब किसी के लिए एक फिक्स प्रैक्टिस नहीं हो सकती कि ये एक फिक्स प्रैक्टिस है, आप इसको करोगे एक एज अ बिगनर तो आप सीख जाओगे। एज पर माई एक्सपीरियंस आई हैव टॉक टू मोर देन 900 पीपल, जिसमें से कुछ मैं ये कहूँगी 80% पीपल हैव लर्नड ग्रामर थ्रू लिसनिंग एंड रीडिंग। उनकी या तो बचपन से ऐसा उनको एनवायरनमेंट मिला था, जैसे पेरेंट्स ने उनको फोर्स किया कि बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़नी है, उनको वैसा एनवायरनमेंट मिला कि उन्होंने बुक्स बहुत पढ़ी, तो उनकी ग्रामर उनको पता, जैसे हमें हिंदी में पता नहीं लगा, उनको पता ही नहीं लगा उनकी ग्रामर कब इम्प्रूव हो गई, राइट। सिमिलरली पीपल हु गॉट द एनवायरनमेंट ऑफ लिसनिंग टू इंग्लिश, उनको भी नहीं पता लगा ग्रामर कब इम्प्रूव हो गई, तो वो उनका था। लेकिन मैं बहुत ही कम, यानी कि 10 to 20% पीपल ऐसे लोगों से भी मिली हूँ जिन्होंने ग्रामर पे पहले फोकस किया, फिर उन्होंने इंग्लिश बोलनी शुरू की। अब वो यूनिक क्यों हो जाते हैं, ये चीज़ बहुत लोग करते हैं कि ग्रामर पहले की लेकिन वो नहीं सीख पाते, उनमें से कुछ है जो सीख पाते हैं। अब यूनिक लोग वो हैं जिन्होंने सीखी, वो क्यों, जैसे ही कोई पैटर्न उन्होंने किया, 1 वीक तक उसकी प्रैक्टिस की, वहाँ लैग कर जाते हैं बहुत सारे लोग। उन्होंने सीख लिया, अब उनको सारे ग्रामर पैटर्न्स आते हैं, पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन को नहीं माइंडफुली किया और नहीं उस पर फोकस किया, तो वो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर आप ग्रामर में चले गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको नहीं आएगा या आप सोचने लग जाएंगे। अगर इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है, जैसे एक पैटर्न को आपने सीखा, 1 वीक तक प्रैक्टिस किया, तो आप ग्रेजुअली उसको पिक कर जाएंगे। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मोनोटोनस प्रोसेस होता है जिसमें आप ग्रामर सीखो, फिर आप प्रैक्टिस करो, ये आपको एक थ्रिल नहीं देता या आपको एक्साइट नहीं करता कि इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में बात करनी है, या इंग्लिश बोल के अच्छा लग रहा है, ऐसा फील नहीं आता। हाँ। तो मेरा जो वे था जिसमें मुझे ये फील नहीं आ रहा था, और इसी वजह से मैंने 12th में सोचा था कि मैं इंग्लिश कभी नहीं, क्योंकि वहाँ तो वही तरीका था कि बुक से पढ़नी है, पैटर्न्स करने हैं और करो, तो वो मुझे कभी पसंद नहीं आया था। और जब मैंने इसको एज अ लैंग्वेज सीखना शुरू किया, लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू, तो मेरा भी यही वे था कि मैंने लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू अपनी ग्रामर इम्प्रूव की थी। तो ये डिपेंड करता है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आ रहा है और आप किस पे सबसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि रीडिंग और लिसनिंग भी आपका बहुत लंबा टाइम लेगी जब आप अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे ग्रामर को। ओके। तो वो दोनों की चीज़ों के लिए आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए कि आप इतना टाइम दे पाएंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि आप, जैसे आपने बताया कि 900 लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ आपने कॉन्वर्सेशन किया है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक है जो लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में करते हैं, कॉमन मिस्टेक की बात कर रहे हैं, वो क्या है? Properly in grammar while speaking. Okay. That's what you are asking, right? Yes. I mean, not grammatically, but what mistake they tend to attempt or they tend to make while speaking English? Any mistake. It is not necessary. It should related to the grammar or any specific word they use. इस तरीके का कुछ भी हो सकता है वो. Okay. Mostly when it comes to grammar, that is past tense. When they use did and second form together, that is one. Common है. Second, जैसे आपने बोला हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, जो जिनको अभी भी आदत है ट्रांसलेशन की, वो बीच में लाएंगे की, ना, ओके, ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स वो यूज करते हैं बीच में। तो ये तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, नो, इट इज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश, बट व्हेन दे आर इनटू अ फुल कॉन्वर्सेशन वेयर दे हैव टू टॉक इन इंग्लिश, वहाँ पे एक होता है ना कि आप हिंदी के सेंटेंस में इंग्लिश डाल दिए, इंग्लिश के सेंटेंस में थोड़ा हिंदी वर्ड डाल दिए, लेकिन की, ना आर लाइक फिलर वर्ड्स, यू नो ना, काइंड ऑफ थिंग। वो जरूरी भी नहीं है वहाँ पे, ना की जरूरत नहीं है, पर वो आदत की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है वो फिलर्स की तरह यूज करते हैं उसको, है ना? Exactly. और फिलर्स क्यों यूज करने पड़ रहे हैं लोगों को? लैक ऑफ वोकैबुलरी, है ना? और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वोकैबुलरी के लिए ही होने वाला था, लेकिन आप कुछ बोल रही थी, तो कंप्लीट कर दे। सो आई वाज सेइंग दैट एक तो ये रहता है, दूसरा उसके अलावा तो जैसे वो नर्वस होते हैं, तो मैंने देखा है जैसे कुछ लोग मेरे से पहली बार कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो उनका ये मतलब ये रहेगा बात करते वक्त, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नर्वसनेस को दिखाता है। ये मेरा भी था, पहले सेशन में मेरा भी था, और मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मुझे बॉडी लैंग्वेज का बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे इसका ध्यान रखना है, तो मुझे भी किसी ने करेक्ट किया था। तो आई थिंक लर्निंग एटीट्यूड भी मैटर करता है। अगर आप रेडी हो, आपको सिखाएंगे लोग, आप सीख जाओगे। तो एक ये नर्वसनेस की वजह से आता है, ये वैसा नहीं है कि आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हो सकता है आप हिंदी में या अपनी ही मदर टंग में कहीं स्पीच देने जाएं, किसी से बड़े से बात करें, तो हो सकता है आप नर्वस होकर कुछ ऐसी चीज़ें करें। फिलर्स रहता है, फिलर्स वैसे गलत नहीं है, फिलर्स क्योंकि अगर हम नेटिव स्पीकर्स को भी सुने, मैं वही बोलने वाला था कि तो रहते हैं नेटिव स्पीकर्स भी बहुत फिलर यूज करते हैं, बहुत रहते हैं,
बट हमारे यहाँ पे ऐसे जज ज़्यादा करते हैं ना कि हम जज कर दिया। ये प्रॉब्लम है। तो लोगों को ये समझाना है कि फिलर्स होते हैं और आप यूज कर सकते हो। आप अपनी हिंदी में भी फिलर्स यूज करते हो। नेटिव्स आप देखना, किसी भी मूवी में, किसी भी हॉलीवुड स्टार के आप इंटरव्यू देखेंगे, मैंने तो एक पर्टिकुलर वर्ड को उनको इतने बार यूज करते हुए सुना है। लाइक यूज करेंगे और थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन उन्होंने 1000 टाइम्स उन्होंने लाइक्स बोला होगा। तो ये कॉमन है, इसको थोड़ा नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। नॉर्मल, एग्जैक्टली। बट इंडिया में लोग इसको बहुत ज्यादा जज करते हैं। हाँ, मुझे भी आदत है और आई थिंक सबको रहेगी। फिलर्स हम सब करते हैं, सबका एक तरीका है बात करने का। हाँ, कभी होते हम कोई रोबोट तो है नहीं कि एग्जैक्टली हम वही सेंटेंस बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा फिलर्स नहीं आएगा। पर यहाँ पे लोग ज़्यादा जज करते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा कोई ऐसा होता है ना कि कोई बिगनर है तो उसके पास सेंटेंस या वर्ड्स बहुत कम रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ जाती है। तो वो फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर सकता है, उसको एंटायरली ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा रिड्यूस करो। ये मुझे कब पता चला था कि नेटिव और या फिर बहुत अच्छे ट्रेनर्स भी फिलर्स का बहुत यूज़ करते हैं। जब मेरे अंदर एक आदत थी कि मैं जो भी सुन रही हूँ मैं लिखती थी। जब आप किसी को सुनते सुनते लिख रहे हो ना पॉज करके, तो आपको पता लगेगा कि एक फिलर को उन्होंने कितनी बार यूज किया है। राइट, हाँ, मैंने भी तो सुना। ये आप जिसको भी ऐसे डाउट हो ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो किसी को भी उठा के एक बार लिखे, तो आपको पता लगेगा कि एक इंसान ने कितनी बार अपनी स्पीच में या अपनी कॉन्वर्सेशन में फिलर वर्ड्स, वो उसका पैटर्न है, वो उसका स्टाइल है, वो बात करने का। राइट, वो फिलर से यूज नहीं कर रहा, वो उसका स्टाइल ही है। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे रजनी जी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि फिलर्स के बारे में। फिलर्स बहुत नॉर्मल होते हैं, हमने इसको नॉर्मलाइज भी कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा जो फिलर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर पॉज यूज़ कर रहे हैं या फिर फंबल हो रहे हैं, इसका एक बेसिक रीज़न होता है कि उनके पास वोकेबलरी कम होती है। हर कोई चाहता है कि अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना। राइट, लोग करते भी है, लिखते हैं, ठीक है, अपना वर्ड बैंक बनाते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं करते अपने डे टू डे लाइफ में। अब कहते हैं कि सर मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन मैं यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहा। उसके लिए क्या है आपके पास, कैसे करें वो? ये मैंने इस पे बहुत सोचा था, बहुत एनालाइज भी किया था बहुत लोगों को। और एक दिन ऐसा जैसे कहते हैं ना, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है तो वो कहीं ना कहीं आंसर ढूंढ रहा होता है। तो एक दिन मेरे दिमाग में आता है एक स्ट्रैटेजी विच आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी ओवर माय यूट्यूब चैनल टू, विच इज़ RRR. RRR shows your registered memory, your relearning and repetition. So registered memory is like until the age when you started learning something actively. So if somebody is 25 years old, so till 25 he was learning unconsciously, like he was not aware of the things which he was consuming, listening to, reading to. जैसे हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट इट इज़ अ रजिस्टर्ड मेमोरी। और वो ऐसे टाइम पे मेमोरी बनी है जब आपकी मेमोरी सबसे ज़्यादा शार्प थी, ब्लैंक था आपका, बिल्कुल शीट ब्लैंक था आपका, लेकिन आप बहुत शार्प थे, तो आप बहुत ज़्यादा कैच कर रहे थे। तो जो गलत भी चीज़ें थी तो वो प्रिंट हो चुकी है। दैट इज़ योर रजिस्टर्ड मेमोरी। नाउ कम्स द second R, which is relearning, where you first unlearn the things which is your registered memory and then you relearn. Okay, so relearning होता है आपका active learning, which is conscious, where you are aware of the things which you are consuming. ये podcast आप देख रहे हैं, ये pattern पे आप काम कर रहे हैं, ये words आप सीख रहे हैं. Then comes repetition. The third R is repetition. So the relearning phase is backed by the repetition in order to change the registered memory. और ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेंदी प्रोसेस होता है। बट अगर रिपीटेशन जो थर्ड आर अगर मिसिंग है तो आप सेकंड आर पे कमांड कभी नहीं बना पाएंगे। जैसे रीलर्निंग पे आप कमांड कभी नहीं बना पाएंगे। सो फॉर वोकैबुलरी द लास्ट आर विच इज़ रिपीटेशन, बहुत ही ज़्यादा टू द पॉइंट, यानी कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए उस पर। यानी कि अगर आपने एक रूटीन बना लिया कि आपको 2 वर्ड या 5 वर्ड एक दिन में याद करने हैं, उनको यूज़ करना है तो करना है। इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। अगर कोई भी देख रहा है उसको उन्होंने एनालाइज़ किया होगा या अब तक एक्सपीरियंस किया होगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। लेकिन आपका अगर डेडिकेशन है, आपने 2 वर्ड किए, फिर उनको यूज़ किया, उन वर्ड्स को यूज़ किया, सेंटेंसेस बनाए, और फिर जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली आप उनको बोल रहे हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो खुद से बात करेंगे जब बनाएंगे। अभी एक नई चीज़, जैसे मैंने पहले भी ChatGPT के बारे में बताया, लोग क्या करते हैं, नया वर्ड सीखा, ChatGPT को बोला, वो आपको 1000 सेंटेंस दे देगा। हाँ, दे देंगे, बिल्कुल। तो आप रीड करो, और जब रीड करो, क्योंकि आप नेचुरली अगर सीखना चाह रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा रीड करोगे तो वो वर्ड आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में यूज़ कर, कहीं ना कहीं आप वो निकल ही जाएगा, है ना, अनकॉन्शियसली भी निकल जाएगा आपके दिमाग से, मतलब बोलने में आपके। एग्जैक्टली। सो ये RRR एक स्ट्रेटजी है जो आपको हेल्प कर सकती है। उसके अलावा मेरा जो अभी पर्सनली रहता है वो ये रहता है कि जब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेरे को पता है, मीनिंग भी पता है, मैंने सुने भी बहुत है, लेकिन मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, नहीं किए।
तो मैं क्या करती हूँ, उनको अंडरलाइन हाईलाइट करना है, उनको हाईलाइट करना है, उस दिन तक हाईलाइट करना है जिस दिन मैं उसको यूज़ ना कर लूँ। और जिस दिन मैं उसको यूज़ करती हूँ ना, मेरे अंदर से ऐसे आता है, वाओ कि आज हो गया, आज तो हो गया, आज तो यूज आज कर उसके लिया। बाद इसको तो अंडरलाइन नहीं करना पड़ेगा, मतलब ऐसा है। तो आपको अपना एक तरीका भी ढूंढना पड़ेगा। मेरे ये 2 चीज़ें, एक तो RRR को मैं फॉलो करती हूँ, एक मेरा हाईलाइट करना है, चाहे मुझे वर्ड जैसे मोनोटोनस वर्ड आई वाज नॉट यूजिंग अर्लियर, बट मोनोटोनस। ये मैंने बहुत बार सुना था, बहुत बार सुना था। फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स थे जो मैंने अभी भी, आज भी मैंने बहुत बार सुन रखे हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। जब मैं रीड कर रही हूँ तो मैं उनको हाईलाइट करूँगी। तो ये मुझे हेल्प करता है कि, क्योंकि रीडिंग कर रहे हो तो आप बहुत फास्ट रीडिंग कर रहे हो, हाईलाइट किया तो आपने 3 सेकंड एक्स्ट्रा दी उसको, उस पर्टिकुलर तो वो वर्ड को सबकॉन्शियस में जाएगा, तो फिर वो एक दिन ऑटोमेटिकली आप एक दिन वो naturally जरूर use यूज हो करोगे। जाएगा। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें हेल्प कर सकती राइट। है। तो रजनी जी, अब मैं चाहता हूँ कि जो ये पॉडकास्ट देख रहा है उसने अभी तक इंग्लिश की जर्नी स्टार्ट नहीं की अपनी, अगर आज से भी उसको स्टार्ट करनी है तो मैं चाहता हूँ कि 4 या 5 स्टेप्स में आप उनको ब्रेक करके बता दें कि उनको पहले क्या करना चाहिए, दूसरा क्या करना चाहिए, तीसरा क्या करना चाहिए, चौथा क्या करना चाहिए, अगर आप वो बता पाए दर्शकों को तो। बिल्कुल। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो मैं ये कहूँगी कि ये कहते हैं ना कि जुबान से लैंग्वेज, या कोई भी लैंग्वेज जुबान से कब निकलेगी, जब आपके माइंड में कुछ होगा। हाँ, आप बिल्कुल बिगनर है, यानी कि इनपुट अगर नहीं है तो आउटपुट आ ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। तो इनपुट के लिए आपको सबसे पहले, अगर वो ऐसा इंसान है जिसको इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग भी नहीं पता है, तो शायद पहला स्टेप ये रहेगा कि वोकैबुलरी पे काम किया जाए। बहुत नॉर्मल वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस बनाने, बहुत ईजी वर्ड से स्टार्ट करना है। ठीक है। पहला स्टेप ये रहेगा कि वो वोकैबुलरी पे काम करे। इजी सेंटेंसेस अगर उनसे नहीं बन रहे हैं तो वो चैट GPT या कोई भी अदर गूगल या कुछ भी यूज़ करके, इवन ऐसे भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो सिर्फ एक वर्ड को टारगेट करते हैं, वो 1-2 मिनट की वीडियो बनाते हैं, तो वो फॉलो कर सकते हैं। वेस्ट तो बहुत है इसको करने के। उसके अलावा उनको एक प्रैक्टिस का टाइम डिसाइड करना होगा कि 15 मिनट्स, चाहे वो टूटी फूटी इंग्लिश बोले, चाहे वो आधे से ज़्यादा हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, जैसे 2 सेंटेंस उन्होंने एक दिन में रेडी किए हैं तो वो उनको डाल रहे हैं। तो सेकंड स्टेप ये हो सकता है कि उनको स्पीकिंग ही सीखनी है, तो स्पीकिंग करनी ही पड़ेगी, जैसे कि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, है ना। तो उनको बोलना पड़ेगा, तो 15 मिनट उनका डेली का फिक्स होना चाहिए कि मुझे ये बोलना है। थर्ड थिंग इज़ दैट अवॉइड वन मिस्टेक विच इज़ लिसनिंग टू एवरीबडी, टेकिंग एडवाइजेस फ्रॉम एवरीवन। वो हर एक को सुनेंगे, इसकी भी एडवाइस देख ली, उसकी एडवाइस देख ली, उसकी एडवाइस देख ली, पर वो इम्प्लीमेंट एक पे भी नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है कि क्या करना है वो ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना है। तो ये भी शायद उनको अपना एक फ़िक्स रखना चाहिए कि ये यूट्यूब चैनल्स मुझे देखने हैं, ये चीज़ें मुझे करनी है। तो एक फ़िक्स रूटीन रहेगा तो वो एक टाइम के बाद अपने आप को एनालाइज़ कर पाएंगे कि यहाँ तक वो पहुँचे। अदरवाइज़ ऐसा क्या होता है, कुछ लोग पता है 2 साल बाद भी खुद को बिगनर बुलाते हैं। 2 साल पहले जर्नी शुरू की, 2 साल बाद भी बोलेंगे। अगर बिगनर का किसी ट्रेनर ने बैच लॉन्च किया तो वो बिगनर में जाएंगे, पहले उसी को ज्वाइन करेंगे। अब वो क्यों है, क्योंकि वो माइंडसेट है, उन्होंने फिक्स अपने लिए कुछ नहीं बनाया, रैंडम चीज़ें देख रहे थे, वो रैंडम इसकी वीडियो देख ली, उसकी वीडियो देख ली। तो अपने लिए एक, अगर आप सीरियस है तो फिक्स रूटीन, फिक्स चीज़ें कि 15 मिनट की स्पीकिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। तो थर्ड थिंग कि आपको क्या नहीं करना है उसको अवॉइड करना रहेगा। फोर्थ थिंग कि अगर आपको ये एक्सपोजर मिला है, AI का मिला है, सोशल मीडिया का मिला है, यू शुड लेवरेज इट। कोई घर पे आपको आके नहीं बोलेगा चल रजनी आज बात करते हैं इंग्लिश में, और ऐसा कर भी देगा। ऐसा होता होगा, आपने देखा कि एक दो दोस्त को अगर आप बोल दो कि चल आज इंग्लिश में बात करेंगे, बात ही नहीं करेंगे, वो आएंगे ही नहीं, वो बात ही नहीं करेंगे। या तो बात नहीं करेंगे, या अगर आपने इंग्लिश बोली तो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो आपको सोशल मीडिया की हेल्प से इस चीज़ को लेवरेज करना चाहिए, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उनसे 1-on-1 स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आई थिंक अभी तो बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म्स भी बहुत आ गए हैं जो आपको 1-on-1 सेशंस प्रोवाइड करें, क्योंकि स्पीकिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा है आपको एक मोटिवेशन, लास्ट आई वुड से मोटिवेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी ऐसी है, कोई भी जर्नी अगर आप कोई स्किल पे काम कर रहे हो तो आपका मोटिवेशन बहुत जल्दी डाउन चला जाएगा। आप 1 हफ्ता करेंगे, 1 महीना करेंगे, उसके बाद नहीं, रिजल्ट नहीं आते तो फिर नहीं छोड़ देते हैं। हाँ, अब मेरी जर्नी बहुत लंबी चली थी, 2 साल, अभी ये 3rd ईयर चल रहा है। यस, और मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, स्क्रैच। इफ समबडी वॉचेस माई वीडियो, द फर्स्ट वन, दे वुड गेट टू नो। तो आई थिंक मोटिवेशन को बनाए रखना पड़ेगा, और वो सेल्फ टॉक से आता है। मुझे लगता है 0 इज़ द गुड नंबर टू स्टार्ट विथ। एग्जैक्टली, किसी को भी स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 से ही स्टार्ट करना सही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी रजनी वर्मा जी। रजनी वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे इनपुट गए हैं लोगों के पास जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और मैं दर्शकों को ये बोलूँगा कि अगर आज रजनी वर्मा जी से इंग्लिश सीखना चाहती है तो इनके चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इनके चैनल का नाम है
ट्राई टू थ्राइव। जाइए, देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लर्निंग को और ज़्यादा ईजी बनाइए। मुझे लगता है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक पर्पस की ज़रूरत की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आप उसको सीखना क्यों चाहते हैं। जब आपको पर्पस क्लियर हो जाएगा तो कैसे करना है वो आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आपको कुछ लोगों की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी। रजनी वर्मा जी उनमें से एक है। इनके जैसे ही बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो आपको इंग्लिश सिखाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप उनकी मेहनत को ज़ाया ना जाने दें। वो आपकी ही हेल्प करना चाहते हैं, तो अपना जो कीमती समय जो आप रील देखने में यूज़ करते हैं, तो ट्राई कीजिए एक ऐसा वीडियो देखिए जिससे आपके स्किल में कुछ इन्हेंसमेंट हो। तो अब इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे, और एक अगले टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि हमारे हर वीडियो को आप प्यार देते हैं, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि अगले वीडियो में हम उसका आंसर कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।